हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को शक्ति के बारे में बताया था। राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा क्या है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को शक्ति का अर्थ, शक्ति की परिभाषा तथा शक्ति के विभिन्न विशेषताओं से अवगत कराया था। वह पिछला वीडियो शक्ति के ऊपर भाग 1 था। आज मैं आपको भाग 2 बताने जा रहा हूँ। राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा भाग 2। इस वीडियो में मैं आप लोगों को राजनीति विज्ञान में शक्ति की जो अवधारणा है या जो शक्ति है, शक्ति के स्रोतों से अवगत कराऊंगा, शक्ति के विभिन्न प्रकार से अवगत कराऊंगा और शक्ति को प्रयोग में लाने के तरीकों से अवगत कराऊंगा। आइए चलते हैं। शक्ति, राजनीति विज्ञान में शक्ति के स्रोत, शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोत। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, शक्ति प्राप्त करने के विभिन्न तरीके होते हैं या विभिन्न स्रोत होते हैं। सोर्स ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं, शक्ति प्राप्त करने के तरीके क्या हैं या सोर्स क्या है। तो सबसे पहला शक्ति जिससे हम प्राप्त करते हैं वह है ज्ञान। पहला क्या है? ज्ञान। हम शक्ति किससे प्राप्त करते हैं? ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान से ही हमें समझ आता है, समझ आता है। और ज्ञान से ही जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं या हमारे पास जो भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, उन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें अपने संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है, किस समय करना है, किस परिस्थितियों में करना है। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक हम अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। या हमें अपने अस्त्रों का प्रयोग करना सीखना चाहिए, समय समय पर सीखना चाहिए। जब परिस्थितियां अपने प्रतिकूल हों तब हम अपने अस्त्रों का प्रयोग करें या ज्ञान का प्रदर्शन करें। प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। हमें अपने अंदर आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, ताकि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। इस ज्ञान से ही हमें, इस नॉलेज से ही हमें नेतृत्व की क्षमता आती है, तर्क शक्ति की क्षमता आती है, इच्छा शक्ति की क्षमता आती है, सहन शक्ति की क्षमता आती है। हमारे पास यदि ज्ञान है, अथाह ज्ञान का भंडार है, तो हम अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे अंदर अभिव्यक्ति की शक्ति होती है और अपने अभिव्यक्ति को लोगों के सामने रख सकते हैं। अपने विचारों का अभिव्यक्तिकरण हम कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती इत्यादि जैसे जो महापुरुष हुए थे, उनके अंदर ज्ञान का अथाह भंडार था। वह अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को मोहित कर लिया करते थे, दूसरे को सम्मोहित कर लिया करते थे। ऐसी ऐसी बातें वो बोल देते थे कि सामने वाला उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था, उनके वश में हो जाता था, उनका ही अनुयायी हो जाता था। जैसे स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान से उन्होंने 1893 में अमेरिका में राष्ट्र संघ में उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने इस धर्म के ऊपर अद्भुत व्याख्यान प्रस्तुत किया। हिंदू धर्म के ऊपर, भारत के ऊपर अद्भुत व्याख्यान प्रस्तुत किया और उनके अधिकांश अमेरिकी भी शिष्य हो गए, क्योंकि उनके ज्ञान से। इसी तरह से महात्मा गांधी को हम ले सकते हैं कि उनके अंदर ज्ञान की अद्भुत क्षमता थी। तो इस तरह से जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारा पावर होता है, यानी कि जो नॉलेज यानी कि पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की शक्ति हमारे पास होती है, उससे हम बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक जो होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है, वह ज्ञान से अनेक नए नए प्रयोग करते रहते हैं। तो शक्ति प्रयोग करने के यह ज्ञान जो है, यह क्या है? यह भी शक्ति का स्रोत है। दूसरा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, ये जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी, जिसको हम कहते हैं क्या?
पर्सोनालिटी। पर्सनालिटी, यह जो पर्सनालिटी होती है यह समाज का सिरमौर होती है। सिरमौर का मतलब, सिरमौर का मतलब क्या होता है? मुकुट होता है। यह समाज का मुकुट होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व है, उसकी अद्भुत व्यक्तित्व है, तो समाज के सारे लोग उसके हो जाएंगे। समाज के सभी लोग उसके आसक्त हो जाएंगे, उसके भक्ति करने लगेंगे। और वह कोई यदि कार्य करता है, उसके कार्य से लोग प्रभावित हो जाते हैं, या उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उसका व्यक्तित्व राष्ट्र हित के अंतर्गत है, समाज हित के अंतर्गत है, देश प्रेम के अंतर्गत है, तो सारे लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही उत्तम है तो समाज उसको अपना आदर्श मानने लगता है। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इत्यादि, और इसके अलावा कुछ सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनका व्यक्तित्व था। हम आज़ादी के दौरान, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दो नेताओं को देख सकते हैं, एक हिंसक एक अहिंसक। जैसे कि महात्मा गांधी, वह क्या थे? वह अहिंसक नेता थे। सुभाष चंद्र बोस क्या थे? वह हिंसक नेता थे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस के अंदर ऐसी क्षमता थी, ऐसा कौशल था, उसके अंदर कार्य क्षमता थी, कुशलता था उनके अंदर, कि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य को अंजाम तक दिया। वह जर्मनी में हिटलर से जाकर मिल लेते हैं, और विभिन्न जर्मनी होते हुए सिंगापुर, जापान होते हुए वह जापान जाते हैं, जर्मनी होते हुए सिंगापुर जाते हैं, जापान जाते हैं, और वहाँ अपना सैनिक संगठन स्थापित करते हैं। और जैसा कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं, और नेतृत्व करते करते वह भारत के जापानियों के साथ लड़ते लड़ते भारत के असम तक आते हैं। तो उनको हम जानते हैं, उनको उनके व्यक्तित्व के आधार पर जानते हैं। इसी तरह से महात्मा गांधी को ले सकते हैं। महात्मा गांधी देखने में दुबले पतले थे, लेकिन जिधर चलते थे, चल पड़े दो कदम डगमग के, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। यानी कि दो कदम जिधर चल पड़ते थे, उधर हजारों लाखों लोग उनके साथ साथ चलते थे, चलने के लिए तैयार हो जाते थे। हम देख सकते हैं कि 1920 का जो आंदोलन था, 1930 का आंदोलन था, 1942 का आंदोलन था, इसमें पूरा भारत महात्मा गांधी के साथ नजर आया था। पूरा भारत महात्मा गांधी के साथ हो गया था और आज़ादी में भाग लिया था, स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था। तो कहने का आशय यह है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, उसकी पर्सनालिटी लोगों को आकर्षित करने वाली है या विकसित करने वाली है। यह समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी के द्वारा ही वह समाज के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। बल, जिसको हम फोर्स करते हैं। बल क्या है? यह भौतिक शक्ति होती है। बल क्या होता है? यह भौतिक शक्ति होती है। जिस राष्ट्र के पास सबसे अधिक बल होता है, यानी कि फोर्स होता है, जैसे कि सैनिक शक्ति होती है, सैनिक शक्ति, थल सेना, जल सेना, नभ सेना इत्यादि ये शक्ति होती है, वह राष्ट्र क्या होता है? वह मजबूत राष्ट्र होता है, बलशाली राष्ट्र होता है। वहीं जिन राष्ट्रों के पास यह बल कम होता है, यानी कि भौतिक बल कम होता है, सैनिक शक्ति कम होती है, वह राष्ट्र निर्बल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बलशाली राष्ट्र जो होता है वह निर्बल राष्ट्र पर कब्जा कर लेता है और उसको अपने क्षेत्र में विलय कर लेता है। इस बल को हम सैनिक शक्ति के रूप में रख सकते हैं। सैनिक शक्ति, इसमें वायुसेना, थल सेना और जल सेना, या जिसको हम नेवी कहते हैं। जिस राष्ट्र के पास सबसे अधिक होता है वह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जिस राष्ट्र के पास कम होता है वह राष्ट्र निर्बल राष्ट्र होता है। तो यह शक्ति को इस सैन्य शक्ति के द्वारा भी आंका जाता है। कौन सा राष्ट्र सबसे अधिक बलशाली है, कौन राष्ट्र कमजोर है, यह उसके सैन्य शक्ति के द्वारा हम आंकते हैं, सैन्य शक्ति के द्वारा पता लगता है। नेक्स्ट है प्राप्तियां, या इसको हम पोसेशन कहते हैं। प्राप्तियों को हम क्या कहते हैं? पोसेशन कहते हैं। पोसेशन, प्राप्तियां। ये जो प्राप्तियां हैं, यानी कि प्राप्तियां हैं, किस राष्ट्र को कितना प्राप्त है, क्या प्राप्त है? आर्थिक शक्ति प्राप्त है। इसके अंदर हम धन को ले सकते हैं,
भौतिक सामग्री को ले सकते हैं, सामाजिक स्तर को सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन यह जो प्राप्तियां हैं एक मात्र सूत्र नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि जिसके पास संपत्ति हो, जिस राष्ट्र के पास संपत्ति हो वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो, जिस राष्ट्र के पास संपत्ति हो वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो, जिसके पास धन है उसके पास शक्ति भी है, यह आवश्यक नहीं है। बल्कि हम देख सकते हैं अपने समाज में, अपने राज्य में देख सकते हैं कि कुछ लोगों के पास, कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास धन होता है लेकिन उनके पास पावर नहीं होता है। तो पावर कैसे आती है? धन होते हुए भी लोगों के पास पावर नहीं होता है। कुछ लोगों का प्रभाव ऐसा होता है कि उनके पास धन नहीं होता है लेकिन पावर होता है, संबंध होते हैं, प्रभाव होता है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में धन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, धन का उपयोग करके हम पावरफुल कैसे बन सकते हैं, शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं। हम करोड़पति हो जाएं और उस धन का उपयोग हम न करें तो हम शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। हम केवल पैसे रख सकते हैं, जब तक पैसे का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती है। तो यह आवश्यक नहीं है कि जिसके पास संपत्ति हो वह शक्तिशाली भी हो या शक्ति धारण भी करता हो। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा नेक्स्ट पॉइंट है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का मतलब जैसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, संघे शक्ति कलयुगे, संघे शक्ति कलयुगे, यानी कलयुग में संघ में ही शक्ति है, संगठन ही शक्ति है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यदि कुछ लोगों का संगठन तैयार हो जाता है तो वह शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि अपने संगठन के प्रभाव से वह सरकार से या प्रशासन से कार्य करा सकते हैं, कोई भी कार्य करा सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्तर के संगठन हैं। किसान संघ हैं, छात्र संघ है, शिक्षक संघ है, व्यापारी संघ है, मजदूर संघ है, वगैरह विभिन्न संघ हैं। और इसी तरह से राज्यों का भी विभिन्न संघ है, राज्यों का भी विभिन्न संघ है। जैसे कि अमेरिका पहले बहुत शक्तिशाली नहीं था, अमेरिका बहुत पहले शक्तिशाली नहीं था। सबसे पहले अमेरिका के संघ में 13 राज्य बने, फिर धीरे धीरे 50 राज्य हो गए हैं। अब अमेरिका जो है 50 राज्यों का संघ है, इसलिए अमेरिका जो है बहुत अधिक शक्तिशाली है, उसको हम सुपर पावर के नाम से जानते हैं। तो संगठन में भी शक्ति होती है। यदि कुछ राज्य आपस में मिलकर संघ बना लेते हैं तो सारे राज्य मिलकर एक हो जाते हैं और तब वह बड़ी तन्मयता से कार्य करते हैं और बहुत ही ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता पूर्वक कार्य करते हैं, और जिससे कि राज्य मजबूत हो सकता है, राष्ट्र मजबूत हो सकता है। इसी तरह से जब कुछ लोग मिलकर संघ बनाते हैं तो अपने संघ के द्वारा वह अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। तो इस तरह से संगठन में शक्ति होती है। यदि शक्ति प्राप्त करनी है तो संगठन में जुड़ना होता है। संगठन के सदस्य जो होते हैं उनके साथ कुछ भी होता है तो संगठन के सारे लोग मिलकर एकत्रित हो जाते हैं और उचित मांग रखते हैं, जिसको सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाता है। छठवां, आकार या साइज। संगठन में शक्ति तो होती ही है, लेकिन यह देखा जाता है कि आकार, संगठन का आकार कितना बड़ा है। यदि संगठन का आकार बहुत बड़ा है तो उसके पास शक्ति होगी, क्योंकि उसकी शक्तियां विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत होती हैं। संगठन छोटा है तो संगठन के पास कम शक्ति होती है, उसका दायरा केवल एक प्रांत या एक क्षेत्र ही हो सकता है। जैसे विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, उन संगठन के आह्वान पर विभिन्न राज्यों के लोग एकत्रित हो जाते हैं, और कुछ ऐसे जो क्षेत्रीय स्तर के संगठन होते हैं वह क्षेत्रीय स्तर तक ही कार्य करते हैं। तो जिस संगठन का आकार जितना बड़ा होगा वो उतना ही शक्तिशाली होगा। जिन संगठन का आकार जितना बड़ा होता है उतना ही शक्तिशाली होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि संगठन का आकार बहुत बड़ा हो तो वह शक्तिशाली हो, क्योंकि संगठन में जो लोग होते हैं वह कभी कार्य नहीं करते हैं या निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ऐसे में संगठन के द्वारा कभी कभी शुद्धि आंदोलन चलाया जाता है, पुराने कार्यकर्ताओं को बाहर किया जाता है, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है, सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है, ताकि हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर का हो और एक व्यापक स्तर पे हो, और एक बार आह्वान करने पर संगठन के सारे सदस्य एकजुट हो जाएं। सातवां है सत्ता, अथॉरिटी। भाई अथॉरिटी जिसके पास होती है उसी के पास शक्ति होती है। ये सत्ता जिसके पास होती है, अथॉरिटी जिसके पास होती है उसी के पास शक्ति होती है। सत्ता क्या होती है? जिसके हाथ में सत्ता होती है वही शक्तिशाली होता है।
जैसे कि हम देखते हैं कि सरकार विभिन्न समय समय पर बदलती रहती है, कभी भाजपा की, कभी सपा की, कभी कांग्रेस की, कभी बसपा की। तो जिस व्यक्ति के हाथ में सत्ता जाती है, जिस पार्टी के हाथ में सत्ता जाती है, वह शक्तिशाली होता है। यह सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है? यह सत्ता प्राप्त करने का वैधानिक तरीका होता है, जनता के द्वारा होता है। जनता की जब तक सहमति नहीं मिलती, जनता की जब तक स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक सत्ता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके हाथ में हम क्या करते हैं? इनके हाथ में सत्ता होती है। यह अपने एक इशारे से कोई भी प्रशासन के अधिकारियों से कार्य करा सकते हैं। एक इशारे से प्रशासन के द्वारा वह कोई भी लीगली कार्य करा सकते हैं, इलीगली नहीं। ऐसा नहीं है कि सत्ता में हम हैं तो ये सारे इलीगल कार्य हम करा सकते हैं, नहीं। लीगल संविधान के अनुरूप होना चाहिए, समाज के अनुरूप होना चाहिए, देश के अनुरूप होना चाहिए और राष्ट्र हित और समाज हित में होना चाहिए, तभी सारे अधिकारी करने के लिए तैयार होंगे। अन्यथा फिर उनके ऊपर जांच कार्रवाई होगी और फिर विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है उनको जेल भी हो सकती है। जो अधिकारी हैं या जो नेता हैं जो गलत कार्य कराते हैं, उनको जेल भी हो सकती है, जैसा कि होता रहा है। आप देखते ही हैं कि प्रशासन में कितना भ्रष्टाचार पनप गया है। और लेकिन समय समय पर जांच बैठाई जाती है। जो अधिकारी, जो नेता दोषी पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, तो हम लीगली कार्य करा सकते हैं, इलीगली कार्य नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा 8वां पॉइंट है प्रेम और मानवता। प्रेम और मानवता ऐसी चीज है जिनसे हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्यक्ति मानववादी है, यह समाज सेवक है, लोगों के सुखों और दुखों की भागीदारी होता है, सुखों और दुखों में सक्रिय भूमिका निभाता है, तो उससे लोग जुड़ते हैं, उससे लोग जुड़ते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा समाज उसका पोषक बन जाता है, उसका पूरा समाज उसका अनुयायी बन जाता है। पूरा समाज क्या है? उसका अनुयायी बन जाता है। और इसी तरह से प्रेम में भी शक्ति होती है। हम प्रेम के द्वारा बड़े से बड़े कार्य को करा सकते हैं। प्रेम के द्वारा हम बड़े से बड़े कार्य को करा सकते हैं, लोगों को झुका सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि विभिन्न संत हुए हैं, विभिन्न महात्मा हुए हैं, जिन्होंने प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाया और पूरी दुनिया उनकी भक्त हो गई। जैसे कि जैन तीर्थकर जो थे, महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इसी तरह से B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले इत्यादि जैसे विभिन्न संत हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया, प्रेम का पाठ पढ़ाया और अधिकांश लोग उनके भक्त हो गए। आज भी उनके बनाए गए मार्ग पर वह चलते रहते हैं। तो मेरे छात्रों, ये है शक्ति के स्रोत, शक्ति के विभिन्न स्रोत: ज्ञान, व्यक्तित्व, बल, प्राप्तियां, संगठन, आकार, सत्ता, प्रेम और मानवता। आइए अब चलते हैं शक्ति के प्रकार की तरफ, काइंड ऑफ पावर की तरफ। शक्ति के प्रकार, शक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, जो शक्ति का प्रकार है वह कोई एक निश्चित प्रकार नहीं है या कोई एक एकीकृत प्रकार नहीं है। जितने विद्वान हैं उतने प्रकार से उन्होंने शक्ति के उतने ही प्रकार बताए हैं। जैसे हम पहला लेते हैं बियर का वर्गीकरण। बियर का वर्गीकरण। बियर ने शक्ति के 7 प्रकारों का वर्णन किया है। पहला है संपत्ति, दूसरा है भौतिक बल, तीसरा है सामाजिक स्तर, चौथा है शिक्षा, 5वां है नैतिक चरित्र, 6वां है व्यक्तित्व का आकर्षण और 7वां है प्रबंध कला। बियर कहते हैं कि संपत्ति, शक्ति का एक प्रकार क्या है? संपत्ति है। संपत्ति के द्वारा हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक बल है, हमारे पास विभिन्न भौतिक बल हैं, विभिन्न लोग हैं हमारे पास। उन लोगों के द्वारा हम विभिन्न संसाधन जुटा सकते हैं, विभिन्न संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। सामाजिक स्तर, यदि हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा है तो हमें समाज में शक्ति प्राप्त होती है। यदि सामाजिक स्तर निम्न है तो हम शक्तिहीन होते हैं। शिक्षा है, यदि हम शिक्षित हैं तो उस शिक्षा के द्वारा हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और ज्ञान के द्वारा शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नैतिक चरित्र, यदि व्यक्ति नैतिक है तो उसका समाज में मान सम्मान बना रहता है। यदि अनैतिक है तो लोग उसको हेय दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जब वह नैतिक चरित्र वाला होता है तो समाज के सभी लोग
उसके बातों को फॉलो करते हैं, उसके अनुयायी बन जाते हैं और उसके बताए गए मार्ग पर चलते हैं। व्यक्तित्व का आकर्षण, यदि हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण है तो सारे लोग हमारे साथ रहेंगे। प्रबंध कला, व्यक्ति के पास अगर प्रबंध कला होती है तो वह प्रबंध कला कौशल जो होती है वह छोटे से छोटे कार्यों को आसानी से कर लेती है। हमारे अंदर मैनेजमेंट के गुण हैं तो हम छोटे से छोटे कार्य को आसानी से और कम समय में और मितव्ययी रूप से हम कर सकते हैं, कम पैसे में अधिक कार्य कर सकते हैं। तो सैमुअल एच बियर ने शक्ति के 7 प्रकारों का वर्णन किया है। वहीं रॉबर्ट डाल, दूसरा है रॉबर्ट डाल ने 2 प्रकार की शक्तियों को बताए हैं। पहली है उत्पीड़न शक्ति और दूसरी शक्ति है सत्ता। उत्पीड़न शक्ति क्या है? यह अवैधानिक है, इलीगल है, अवैधानिक शक्ति है। सत्ता जो होती है वह वैधानिकता पर आधारित होती है, समाज के द्वारा स्वीकृत होती, इसकी स्वीकृति प्रदान होती है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा इस शक्ति को स्वीकृति प्रदान होती है, वही शक्ति सत्ता बन जाती है। मैक्स वेबर ने 3 स्रोत बताए हैं, शक्ति के 3 स्रोत बताए हैं। पहला है कानूनी या वैधानिक शक्ति, दूसरा है परंपरागत शक्ति, तीसरा है चमत्कारिक शक्ति या करिश्मावादी शक्ति। चमत्कारिक शक्ति मैक्स वेबर कहते हैं कि मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 स्रोत बताए हैं। मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है कानूनी या वैधानिक शक्ति। कानूनी या वैधानिक शक्ति क्या होती है? जो कि कानून के द्वारा लोगों को मिली होती है, यानी कि जो व्यक्ति होता है वह संविधान के अनुसार जब शक्तियां ग्रहण करता है तो उसकी शक्ति कानूनी हो जाती है। जैसे कि मंत्री, विधायक, पीएम, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये क्या है? ये इनको कानूनी शक्ति प्राप्त है। इसी तरह से परंपरागत शक्ति ऐसी शक्ति होती है जो लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी के द्वारा हस्तांतरित होती रहती है। जैसे कि राजा का पुत्र राजा होता है। यदि हमें समाज में कहीं भी ऐसी सत्ता देखने को मिलती है तो वह क्या है? पारंपरिक शक्ति का स्रोत है। सारे लोग उसके प्रति या उस गद्दी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में सम्राट, यह पारंपरिक शक्ति का प्रतीक है। ब्रिटेन में सम्राट पारंपरिक शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह से पिछले समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राज किया करती थी, उनके पास पारंपरिक शक्ति प्राप्त थी। तीसरा है चमत्कारिक शक्ति या करिश्मावादी शक्ति। यह ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति अपने मेहनत से अर्जित की होती है, अपनी कार्य कुशलता से अर्जित की होती है और उसके अंदर कला का कौशल होता है। उसकी एक ऐसी इस तरह की व्यक्तित्व, उसके पास ऐसा व्यक्तित्व होता है कि वह अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने नेतृत्व के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा बड़े से बड़े कार्यों को कर सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी की शक्ति। इंदिरा गांधी के अंदर इंदिरा गांधी को आयरन लेडी की संज्ञा दी गई थी, की उपाधि दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने नेतृत्व के द्वारा बड़े से बड़े कार्यों को अंजाम दे दिया था। जैसे कि बांग्लादेश को उन्होंने आज़ाद करा दिया था 1971 में। ऐसे अनेक प्रकार के उन्होंने कार्य किए थे। इसी तरह से हमारे समाज में विभिन्न नेता होते हैं जिनके अंदर चमत्कारिक शक्ति होती है। जैसे विभिन्न धार्मिक पुरोहित होते हैं जो अपने अनुयायियों के ऊपर समय समय पर चमत्कार करते रहते हैं, चमत्कार उनको दिखाते रहते हैं। उनके अनुयायी उन संतों के इशारे पर नाचते रहते हैं, संतों के एक इशारे पर वह एकीकृत हो जाते हैं। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की शक्तियों को बताया है, 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया है। रॉबर्ट बायसेट शक्ति को 7 भागों में बांटते हैं। बायसेट कहते हैं कि शक्ति को पहले तो हम दृश्यता के आधार पर विभाजन करते हैं कि दृश्यता, शक्ति दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। रॉबर्ट बायसेट कहते हैं कि जो शक्ति दिखाई देती है उसको हम
अप्रच्छन्न शक्ति कहते हैं। जो प्रच्छन्न शक्ति होती है वह दिखाई नहीं देती है। इसी तरह से दमन की दृष्टि से दमनात्मक हो सकती दमनात्मक हो सकती है, अदमनात्मक भी हो सकती है। शक्ति के द्वारा हम एक राज्य को अपने राज्य में मिला भी सकते हैं और उस राज्य का कल्याण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से शक्ति दमनात्मक भी हो सकती है, अदमनात्मक भी हो सकती है। शक्ति औपचारिकता के आधार पर तीसरा वर्गीकरण उन्होंने किया है। औपचारिकता के आधार पर शक्ति औपचारिक होती है और अनौपचारिक भी होती है। यानी कि जो औपचारिक शक्ति होती है वह कानून के द्वारा सत्ता प्राप्त होती है, विधि सम्मत होती है, संविधान के द्वारा प्राप्त होती है। और औपचारिक सत्ता, अनौपचारिक सत्ता जो होती है या अनौपचारिक शक्ति जो होती है वो वास्तविक होती है। इसी तरह से प्रवाह, शक्ति प्रवाह के आधार पर भी हम शक्ति के तीन रूप दे सकते हैं। पहला एक पक्षी, जिसमें केवल एक ही पक्ष शक्तिशाली होता है। दूसरा द्विपक्षी, जिसमें दोनों पक्ष शक्तिशाली होते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, किसी न किसी प्रकार से प्रभाव डालते हैं। तीसरा है बहुपक्षी, जिसमें कि सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। उसमें एक पक्ष शक्तिशाली नहीं होता है बल्कि सभी पक्ष शक्तिशाली होता है और यह संविदावादी होती है, समझौतावादी होती है। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और शक्ति का प्रयोग भी मिलजुल कर ही करते हैं और सबके हितों में शक्ति का प्रयोग होता है। केंद्रीकरण के आधार पर शक्ति को रॉबर्ट बास्टेड ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है केंद्रीकृत शक्ति, दूसरा है विकेंद्रीकृत शक्ति। केंद्रीकृत शक्ति ऐसी होती है जब पूरे राज्य में एक ही सत्ता होती है, एक ही व्यक्ति शक्तिशाली होता है और वही व्यक्ति पूरे राज्य को संचालित करता है, वह केंद्रीकृत शक्ति होती है। यानी कि यह जो एक केंद्रीय शक्ति होती है वह विभिन्न प्रांतों में उसके आधार पर, यानी कि वह विभिन्न प्रांतों में अपना गवर्नर नियुक्त करता है या अपना प्रशासक नियुक्त करता है। वह प्रशासक उसी केंद्रीय शक्ति के अधीन होती है। प्रांतों के पास कोई शक्तियां नहीं होती हैं, तो वह केंद्रीकृत शक्ति होती है। जो विकेंद्रीकृत शक्ति होती है वह छोटे छोटे भागों में बटी होती है। उसमें सबको सत्ता प्राप्त होती है, सबको कुछ न कुछ मात्रा पर सत्ता प्राप्त होती है। जैसे हम भारत का प्रशासन देख सकते हैं, विकेंद्रीकृत प्रणाली है। केंद्र में केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, प्रत्येक राज्यों में राज्य सरकार है, जिलों में जिले की सरकार है जिसको हम जिला पंचायत कहते हैं, प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक स्तर की सरकार है जिसको हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, और इसी तरह से ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है और जिसका प्रमुख प्रधान होता है, ग्राम प्रधान होता है। क्षेत्रीयता के आधार पर शक्ति को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पे, यानी कि जो स्थानीय शक्ति होती है वह उसका प्रभाव केवल विशेष स्थान पर रहता है। जो राष्ट्रीय शक्ति होती है उसका प्रभाव पूरे राष्ट्र में होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति होती है उसका प्रभाव पूरे विश्व में रहता है। तो इस तरह से इस शक्ति को हम विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो अंतिम भाग है सातवां, मात्रा एवं प्रवाह के आधार पर रॉबर्ट बास्टेड ने शक्ति के तीन रूप बतलाए हैं। जैसा कि पहला महान शक्ति, मध्यम शक्ति, निम्न शक्ति। यानी कि जो निम्न शक्ति है यह अभी बहुत कमजोर राष्ट्र होते हैं, इनके पास संसाधन नहीं होता या संसाधन होता है तो उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो उसको वीकर नेशन की श्रेणी में हम जानते हैं। मिडिल राष्ट्र ऐसे होते हैं जो महान और निम्न के बीच की स्थिति होती हैं, जो कि जिनका जो आर्थिक संसाधन होते हैं और जिनके पास आर्थिक संसाधन तो होते ही हैं उसका पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये जो महान राष्ट्र होते हैं या जो सुपर पावर, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर पावर होते हैं, इनके पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ये इसका उपभोग भरपूर मात्रा में करते हैं और अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करके यह शक्तियों को प्राप्त करते हैं। जैसे कि अमेरिका को हम सुपर पावर के नाम से जानते हैं, अमेरिका और रूस भी सुपर पावर के नाम से ही जाना जाता था। तो ये सब भारत भी अब सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। भारत में भी जो सरकार है वह सरकार इस प्रकार से राजनीति कर रही है कि वह भी सुपर पावर के रूप में अपने को स्थापित कर सके। तो इस तरह से जो सुपर पावर होते हैं इनके पास बहुत शक्ति होती है और मध्यम राज्य जो होते हैं इनके पास कम शक्ति होती है। निम्न राज्य जो होते हैं यह दूसरों पे आश्रित होते हैं या दूसरों से हमेशा सहायता मांगते रहते हैं। तो हमने विभिन्न विद्वानों का वर्गीकरण पढ़ा कि उन्होंने शक्ति के कौन कौन से प्रकार बतलाए हैं। इसके अलावा शक्ति के और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि राजनीतिक शक्ति, दूसरा आर्थिक शक्ति,
आर्थिक शक्ति। तीसरा सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। चौथा सैन्य शक्ति, धार्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति। पांचवा राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति। राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या होती है? राजनीतिक शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिससे कि व्यक्ति अपने राजनीतिक कुशलता से, कार्य कुशलता से वह सत्ता को प्राप्त कर लेता है। यानी कि सत्ता को प्राप्त कर लेता है। सत्ता को बार बार कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी यह रणनीति को तैयार कर सकता है। इसकी रणनीति को वह तैयार कर सकता है। वह अपने नेतृत्व के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा विभिन्न समूहों को लामबंद कर लेता है, एकजुट कर लेता है। एकजुट करके अपनी बात उनसे मनवा लेता है और अपनी बात मनवा कर अपने सत्ता पर स्थान प्राप्त कर लेता है। इसको हम राजनीतिक शक्ति कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि विभिन्न जो राज्य की जो सरकारें हैं राजनीतिक रूप से वह क्या है, संपन्न हो चुकी हैं, क्योंकि जनता अधिक से अधिक उनको पसंद करती है। यानी कि लोभ के द्वारा, लोभ देकर, प्रलोभन देकर अधिक से अधिक लोगों को जो व्यक्ति अपना बना ले, यानी कि अपने गुट में शामिल कर ले या अपनी बात मनवा ले, वह राजनीतिक रूप से क्या है, सक्षम होता है, राजनीतिक रूप से सक्रिय होता है। वह सत्ता को बार बार प्राप्त कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि उसके पास पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर। इसी तरह से जो राज्य होता है या एक देश होता है, एक राष्ट्र होता है, वह राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बंधा होता है। राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बंधा होता है। तो हम कह सकते हैं उसके पास पॉलिटिकल पावर है। जैसे कि भारत कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर असम तक एक है, तो भारत के पास क्या है, पॉलिटिकल पावर है। इसी तरह से आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति जो होती है वहां की प्राकृतिक संसाधन से इसको नापा जाता है। प्राकृतिक संसाधन, किस देश के पास कितनी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कितनी मात्रा में है, वह राष्ट्र, जिस राष्ट्रों के पास अधिक प्राकृतिक संसाधन होता है वह उतने ही अधिक आर्थिक शक्ति उसके पास होती है। जैसे भारत में कृषि, भारत में जो है वह कृषि के ऊपर निर्भर है। वह भारत की अधिकांश जनता कृषि के ऊपर निर्भर है। 70% भारत की जो आय होती है वह कृषि से ही होती है, यानी कि कृषि पर ही निर्भर होता है। तो आर्थिक शक्ति यानी कि वहां पे उद्योग धंधे कितने हैं, वहां के उद्योग धंधे कितने हैं और उद्योग धंधे किन लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है, धन संपदा कितनी है, ये सब आर्थिक शक्ति की श्रेणी में आती है। इसी तरह से सैन्य शक्ति यानी कि वायुसेना, थल सेना और नेवी यानी कि जल सेना, इन सेनाओं को मिलाकर सैन्य शक्ति को आंका जाता है कि देश के पास कितने अधिक सैनिक हैं। जिस राष्ट्र के पास अधिक से अधिक सैनिक होते हैं वह सैन्य शक्ति से उतने ही अधिक परिपूर्ण होता है। उसके पास जितने अत्याधुनिक गोला बारूद हथियार शस्त्र होते हैं वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे हम चीन को ले सकते हैं, अमेरिका को ले सकते हैं, रूस को ले सकते हैं, भारत को भी ले सकते हैं। भारत भी इसी श्रेणी में शामिल होने जा रहा है। तो हम विभिन्न देशों को ले सकते हैं। जैसे कि भारत की विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली थल सेना जो है वह भारत की है। विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली वायुसेना अमेरिका की है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि विभिन्न देशों की कुछ न कुछ शक्तियां सैन्य शक्ति, इस तरह से हम देख सकते हैं कि विभिन्न देश सैन्य शक्ति से शक्तिशाली होते हैं। तो उनकी सैन्य शक्ति उनके संसाधनों के ऊपर आंकी जाती है। उनके शस्त्र, परमाणु बम की क्षमता, विभिन्न जो हथियार गोला बारूद होते हैं उनके आधार पर आंकी जाती है और वहां के सैनिक संख्या के आधार पर आंकी जाती है। धार्मिक शक्ति ऐसी शक्ति होती है जैसे धर्म पुरोहित होते हैं। पुरोहित जो धर्म का ज्ञाता होता है वह धार्मिक पुरोहित जो होता है, जब धार्मिक प्रवचन करता है तो उसके प्रवचन से विभिन्न लोग प्रभावित होते हैं, विभिन्न लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं और उस धार्मिक पुरोहित के एक आज्ञा पे सभी लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको हम धार्मिक शक्ति कह सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति ऐसी होती है जब पूरा राष्ट्र एक सूत्र में गुथा हुआ है। जैसे कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें कि विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, लेकिन सभी लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। सभी लोग, चाहे वह किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, सभी लोग अपना
मातृभूमि की रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वह हमारी राष्ट्र शक्ति होती है, वह नेशन पावर होता है कि सारे नागरिक एक हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे मित्रों, यह राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा में यह भाग 2 है, भाग 2 है। अभी इसमें और भी है, जिसको क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण अब इस टॉपिक को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, और जो मेरा शक्ति से संबंधित जो लास्ट वीडियो होगा वह पार्ट 3 में होगा। आप लोग अगला वीडियो मेरा शक्ति पार्ट 3 देखेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।